अस्सलाम वालेकुम एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक। सो आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं CSS एम्पटी 2024 के उर्दू के सिलेबस की। हम सिर्फ बात ही नहीं करने वाले हैं, सिर्फ उसका जिक्र ही नहीं करने वाले हैं, बल्कि इस एक ही लेक्चर में हम CSS एम्पटी उर्दू पोर्शन कंप्लीट कवर करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल, FPSC ने जो हमें सिलेबस दिया है उर्दू का, हम वो पूरा सिलेबस एक ही लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, क्योंकि सिलेबस तो हमें मिल गया FPSC की तरफ से, लेकिन उसे डिफरेंट सोर्सेज से ढूंढना और डिफरेंट PDF लेना, बुक्स लेना, ये सारी चीज़ें जो हैं एक तो टाइम टेकिंग हैं, और अगर हम बुक्स की तरफ जाते हैं तो वो कॉस्ट जो है वहाँ पे हमारी जाती है कुछ। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए मैंने कंपाइल किया है आप लोगों के लिए एक ही लेक्चर, क्योंकि CSS एस्पिरेंट्स का सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होता है टाइम। तो मैं नहीं चाहती कि आप सबका टाइम वेस्ट हो, दैट्स वाई मैंने ये लेक्चर प्रिपेयर किया है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स डाइव इनटू इट। ओके, सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ, ये वैसे पिछले भी एक लेक्चर में डिस्कस किया था। अगेन, उर्दू का सिलेबस क्या है? उर्दू का सिलेबस सर्फ व नहू, ठीक है। उसके बाद इक़साम कलमा या जज़ाए कलाम, तरकीबी फ़ेल, ज़माने, वाहिद जमा, जुमले की साख्त, मुज़क्कर व मुअन्नस, मुतरादिफ़ अल्फाज, मुतज़ाद अल्फाज, तर्जुमा। ठीक है, ये पूरा सिलेबस है और टोटल इसमें से पेपर आना है 20 मार्क्स का, यानी 20 MCQs होंगे उर्दू के। ठीक है, तो हमारा टारगेट जो होना चाहिए वो कम से कम 15 MCQs ठीक करने का होना चाहिए। ठीक है, तो आई होप अगर आप लेक्चर सही से लेते हो, ये भी तो कंडीशन है ना कि लेक्चर को सही से लिया जाए, सही से समझा जाए, तो उसके बाद 15 मार्क्स लेना मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमने चीज़ डिस्कस करनी है वो है कवायद। कवायद क्या होते हैं? अब आप तो कहेंगे कि जी टॉपिक में तो कवायद था ही नहीं, लेकिन कवायद जो है वो सर्फ व नहू की जो बेसिक पीछे आ रही है वो कवायद है। तो ये एक थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन मैंने यहाँ पे ऐड किया है। हम पहले ये पढ़ते हैं, फिर आगे चलेंगे। हर ज़बान, चाहे वो उर्दू हो, अरबी हो, फ़ारसी हो, अंग्रेज़ी हो, कोई भी ज़बान हो, उसके कोई ना कोई असूल या कवानीन होते हैं। ठीक है, कोई भी ज़बान बिला वजह नहीं बोली जाती, उसको बोलने, लिखने, पढ़ने के कवानीन होते हैं, और उन कवानीन और असूलों से ही उस ज़बान को समझा, सीखा, पढ़ा और लिखा जाता है, और इन्हीं से ही इनका सीखना, समझना, पढ़ना और लिखना आसान हो जाता है। इन असूलों या कवानीन को कवायद कहा जाता है। ठीक है, कवायद की समझ आई कि ये सारे जो रूल्स हैं, जो रेगुलेशंस हैं, टू राइट अ लैंग्वेज या टू स्पीक अ लैंग्वेज, तो वो सारे हमारे पास हैं कवायद। ठीक है, कवायद लफ्ज़ जो है वो अरबी ज़बान से निकला है और जिसके मायने हैं तरतीब देना या मुंज़म करना। तो कोई ऑप्शन हमारे पास एक आ सकता है कि कवायद का क्या मतलब है, तो हमें यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई कि इसका मतलब है तरतीब देना या मुंज़म करना। उसके बाद कवायद को ही अंग्रेज़ी में, इंग्लिश में ग्रामर कहा जाता है। ठीक है, तो कवायद क्या है? ये उर्दू ग्रामर है बेसिकली। ठीक है, कवायद की मदद से हम अल्फाज और जुमलों को तरतीब देते हैं और इन्हीं के इस्तेमाल करने सीख सकते हैं। ठीक है, मतलब हम इनके थ्रू ही सीखते हैं कि हमने लफ्ज़ों को कैसे लिखना है, जुमलों को कैसे इस्तेमाल करना है, तरतीब देना है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमें कवायद ही बता रहे होते हैं। ठीक है, इसके अलावा कहाँ कहाँ बोलना है वो भी सीख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम किन के थ्रू सीखते हैं? इन असूलों, इन ज़वाबित, इन कवानीन के थ्रू। ठीक है, तो अगला पॉइंट जो है कि सर्फ व नहू जो हैं ये बेसिकली हमारे पास कवायद की ही इक़साम होती हैं। कवायद की इक़साम होती हैं। अब इल्म नहू और इल्म सर्फ क्या है, इनका हम देख लेते हैं। इल्म नहू कवायद की वो किस्म है, किसकी किस्म है ये? कवायद की किस्म है, जिसमें मरकब जुमलों और अबारतों से बहस की जाती है। जिसमें काफ़ी सारी मरकब होता है ना, मिक्सचर, काफ़ी सारी चीज़ें मिल के जो बन रही होती हैं, उनके जुमलों और अबारतें जो होती हैं उन पर बहस की जाती है। इसमें जुमलों को जोड़ना, तोड़ना, ठीक है, जुमले जोड़ना, काफ़ी जो सारे अलग अलग, जो जैसे हम कहते हैं कि इंग्लिश में फ्रेजेस हैं, तो उन फ्रेजेस को जोड़ना, इसी तरह मुख्तलिफ जुमलों को जोड़ना, उनको तोड़ना या उनका आपस में ताल्लुक़ मालूम करना जो है ये इल्म नहू में आता है। ठीक है, और इल्म नहू के जो माहिर शख्स होता है तो उसे कहा जाता है नहवी।
क्या कहा जाता है, नहवी। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जैसे जो मैथ्स जिसे अच्छी आती है उसे मैथमेटिशियन कहा जाता है, जिसे साइंस अच्छी आती है उसे साइंटिस्ट कहा जाता है, इसी तरह से जिसे इल्म नहू अच्छा होता है या इसमें वो माहिर होते हैं तो उसे नहवी कहा जाता है। इसके बरक्स अगर हम सर्फ की बात करें, इल्म सर्फ की बात करें, तो इसमें अल्फाज से बहस की जाती है। इसमें अल्फाज की बनावट क्या है, कि किस तरह से अल्फाज बना है, उसकी साख्त क्या है और उसके मानी क्या हैं, उनको वजाहत से पेश किया जाता है। इसमें अल्फाज के मुज़क्कर, मोनस, वाहिद, जमा, इस्म, फ़ेल और हर्फ वगैरह होने की निशानदही भी की जाती है। मतलब ये जो सारी चीज़ें हैं इसकी निशानदही किससे की जाती है, इंडिकेशन किससे की जाती है, इल्म सर्फ में, ठीक है, इसके थ्रू, ताकि वाज़ेह हो जाए ना कि कौन सा लफ्ज़ क्या हैसियत रखता है, ठीक है। तो इल्म सर्फ का जो माहिर होते हैं उसको सर्फी कहा जाता है। जैसे नहव का माहिर नहवी, इसी तरह सर्फ का माहिर सर्फी। ये इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ के हवाले से। नेक्स्ट चलते हैं कलमा और इसकी इकसाम। बामानी लफ्ज़ होता है, कलमा क्या होता है, बामानी, जिसका कोई ना कोई मतलब बन रहा हो, कोई ना कोई मानी हो, यानी ऐसा लफ्ज़ जिससे कुछ मायने ज़ाहिर होता हो, ठीक है। जैसे सियाह, पता चल रहा है ना, काले की बात की जा रही है। सफ़ेद, पानी, बर्फ़, सच, झूठ, सूरज, चाँद, सितारे, ज़मीन, आसमान वगैरह, इन सब से हमें पता चल रहा है कि किस चीज़ की बात की जा रही है। तो ये सारा क्या है, कलमे। उसके बाद कलमा की अगर इस इकसाम की बात की जाए तो 3 हैं, इसम, फ़ेल और हर्फ। कौन कौन सी, इसम, फ़ेल और हर्फ, तीनों को अलग अलग देखते हैं। अब ये इसम क्या है, इसम उस कलमे को कहा जाता है जिसमें किसी जगह, चीज़ या शख्स का नाम हो, ठीक है। किसी चीज़, जगह या शख्स के नाम को इस्म कहा जाता है। जैसे पाकिस्तान जगह का नाम है, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, ये सारे जगह के नाम हो गए। फसी, साकिब, शाहिदा, ये हमारे पास हो गए किसी शख्स का नाम। उसके बाद मुंतज़िर या हिना, सारे ये हमारे पास शख्स के नाम। कुर्सी, मेज़, कलम, ये किसी चीज़ के नाम हो गए। तो ये हमारे पास था इस्म। उसके बाद बात करें फ़ेल की, तो फ़ेल वो कलमा है जिसमें किसी काम का करना या होना ज़माने के लिहाज से पाया जाता है, यानी जो काम कोई हो रहा है उस काम का करना या होना फ़ेल कहलाता है हमारे पास। फ़ेल की अगर मिसालों की बात करें तो सोता है, सोएगा, खाएगा, खाता है, पीता है, पिएगा, पढ़ा लिखा है, पढ़ेगा, वो आता है, असलम आया, इरफान गया वगैरह। अब यहाँ पे एक तो हमें पता चल रहा है कि काम क्या हो रहा है, ठीक है। दूसरी चीज़ जो पता चल रही है कि वो किस ज़माने के लिहाज से जो कंसेप्ट है ना वो भी यहाँ पे क्लियर हो रहा है, ठीक है। यानी अगर सोता है मतलब ये पहले की बात हो रही है और सोएगा ये बाद की बात है, यानी फ्यूचर की बात हो रही है। तो यहाँ पे ज़माने के लिहाज से हमें काम का पता चलता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें हर्फ की, तीसरी किस्म हर्फ है ना, तो हर्फ उस कलमे को कहते हैं जो ना तो किसी चीज़ का नाम हो, मतलब इसम भी ना हो, और ना ही फ़ेल के मायने दे, यानी काम करने वाली सेंस भी उसमें ना हो, बल्कि ये दो इसमों को आपस में मिलाने या दो इसम और फ़ेल को आपस में जोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है। यानी ये ना तो नाम चीज़ जगह है, ना ही जो है ये हमारे पास कोई काम है, बल्कि ये उनको जोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। हो सकता है दो इसमों को मिला रहा हो सकता है इसम और फ़ेल को मिला रहा हो, ठीक है। हर्फ की अगर मिसालों की बात करें तो की, का, के, को, तक, पर, से वगैरह, ठीक है। ये हमारे पास हर्फ हैं। समझ आ गई इस चीज़ की, ठीक है। नेक्स्ट जो चीज़ है, अब हम बात करेंगे इस्म और इस्म की इकसाम की, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले इस्म जो हमने पहले भी देखा कि किसी शख्स, चीज़ या जगह के नाम को इस्म कहा जाता है। पाकिस्तान, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद जगह हो गई, फसी, साकिब, शाहिदा, मुंतज़िर, हिना नाम हो गए, कुर्सी, मेज़, कलम जगह चीज़ हो गया, सॉरी, ठीक है। इसी तरह अब हम इसकी इकसाम देखते हैं, मुख्तलिफ़ तरह से हैं। इसकी अगर मानी के लिहाज से हम इकसाम देखें तो इसमें इसम नकरा और इसम मारफा आता है, दो इकसाम होती हैं। इसम मारफा उस इसम को कहती हैं जो किसी ख़ास शख्स, ख़ास जगह या ख़ास चीज़ वगैरह के नाम को बताए, ठीक है। इसको ख़ास भी कहा जाता है, यानी किसी स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस या जगह, थिंग की बात की जा रही है, चीज़ की बात की जा रही है, तो वो हमारे पास
इसम मार्फा है। सो ये यहाँ पे थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग है कि हम यहाँ पे इसम मार्फा की बात कर रहे हैं और ये इसम नकरा की है, थोड़ी जो डेफिनेशंस हैं वो उल्ट हो गई हैं, तो इस चीज़ को आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसम मार्फा खास के लिए हो गया, जैसे गिलानी, हमें पता चल रहा है ना कि किसी स्पेसिफिक पर्सन की बात हो रही है। दिल्ली, किसी स्पेसिफिक जगह की बात हो रही है। एशिया, किसी स्पेसिफिक कॉन्टिनेंट की बात हो रही है। गमला, ठीक है। तो ये जो हैं ये स्पेसिफिक में आ गए। इसी तरह इसम नकरा की अगर बात की जाए तो इसम नकरा किसी आम शख्स, आम जगह या आम चीज़ के नाम को जाहिर करता है, ठीक है। मतलब किसी भी कॉमन चीज़ को इसम नकरा कहा जाता है। जैसे कलम, कोई भी कलम ना, तालिब इल्म, कोई भी तालिब इल्म हो सकते हैं। डॉक्टर, कोई भी डॉक्टर हो सकता है। गाय, कोई भी गाय हो सकती है। दरिया, कोई भी दरिया हो सकता है। इसी तरह पहाड़, चाकू, घड़ी, मदरसा, मस्जिद वगैरह, ठीक है। मानी के लिहाज से पढ़ लिया। अब जिन्स के लिहाज से भी इसकी इकसाम होती हैं हमारे पास, वो है मुज़क्कर और मोनस, दो ही इकसाम हैं। मुज़क्कर वो इस्म जो नर के लिए बोला जाए, नर के लिए, मेल के लिए, वो होगा मुज़क्कर। जैसे मर्द, बादशाह, बेटा, नौकर, हाथी, नाना, लोहार, ऊंट वगैरह। और मोनस की अगर बात करें तो जो मादा के लिए इस्तेमाल होता है, यानी जो फीमेल के लिए इस्तेमाल होता है, वो मोनस कहलाता है। जैसे औरत, बहन, बेटी, नुकरानी, नानी, लोहार, लोहारन, ऊंटनी वगैरह, ठीक है। उसके बाद तीसरी इसकी डिवीजन की बात करें, वो गिनती के लिहाज से है, तो उसमें वाहिद और जमा होते हैं। वाहिद जो किसी इसम के सिर्फ एक अदद को ज़ाहिर करता है, एक अदद को ज़ाहिर करेगा तो वाहिद होगा। जैसे मकान, एक मकान। तोता, कोई भी एक तोता। दवा, कोई भी एक। मदरसा, मस्जिद, कोई भी एक। इसी तरह अगर जमा की बात करें तो जमा में हमारे पास एक से ज़्यादा क्वांटिटी होती है, एक से ज़्यादा तादाद होती है, ठीक है। जैसे मकानात, तहाइफ, अदविया, मदारस, मसाजिद, यहाँ पे सब में एक से ज़्यादा को शो किया जा रहा है, एक से ज़्यादा की तादाद को ज़ाहिर किया जा रहा है, तो ये हमारे पास जमा हो गए। इसी तरह इसकी एक और डिवीजन है, वो है बनावट के लिहाज से। इसमें इसकी 3 इकसाम होती हैं। पहली, इसम जामिद। इसम जामिद वो इसम है जो ना किसी का नाम हो, ठीक है, मतलब किसी काम का नाम हो, ना खुद किसी मस्दर से बना हो, और ना ही उससे औरकल में बन सकते हैं, यानी ना तो वो किसी और से बना हो और ना ही उससे कोई और बन सकते हैं, ठीक है। तो ऐसों को हम इसम जामिद कहते हैं। और यहाँ पे इनकी जो आप इसे और आसानी से समझने के लिए एक और लाइन मेंशन्ड है, वो है कि जितनी भी बेजान अशिया हैं उन्हें इसम जामिद कहा जाता है। जैसे पत्थर, चूना, मेज़, किताब, कलम वगैरह, ये हो गए इसम जामिद जो बेजान हैं, ठीक है। जामिद वैसे भी हमारे पास एक और चीज़ को भी इंडिकेट करता है कि एक चीज़ एक जगह भी रुकी हुई है, स्टैटिक है, जामिद है, तो इस लिहाज से जो बेजान अशिया हैं। इसम मसदर की बात करें तो वो इसम जो किसी काम के नाम को ज़माने के ताल्लुक के बगैर ज़ाहिर करे, मतलब उसमें ज़माने का कोई ताल्लुक नहीं होगा कि बात पास्ट की है, फ्यूचर की है, कब की है। इसमें वैसे ही जस्ट काम के नाम को ज़ाहिर कर दिया जाएगा, ठीक है। ऐसे खुद किसी कलमे से नहीं बनते, लेकिन इनसे बहुत से कलमे बनते हैं, ठीक है। एक बात की इनकी इंडिकेशन यानी इनकी पहचान जो है वो ये है कि आखिर में इन इसमों के ना होता है। क्या होता है? ना, नून अलिफ ना। जैसे लिखना, समझना, सिखाना, तैरना, उड़ना, धोना, खाना, पीना वगैरह, ठीक है। इसकी तीसरी किस्म की बात करते हैं, वो है इसमें मश्तक। इसमें मश्तक वो इसम है जो किसी मस्दर से बना हो, ठीक है। मसलन पकड़ना हमारे पास इसम मस्दर है, उससे बना पकड़, पकड़ना से पकड़। इसी तरह इससे पकड़ना से पकड़ने वाला भी बन सकता है, वो भी हमारे पास इसम मश्तक ही कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद लिखने या लिखना जो है ये हमारे पास है इसम मस्दर, ठीक है, और उससे बना लिखाई या लिखने वाला या लिखा हुआ वगैरह। ये हो गई हमारे पास इसम की इकसाम। नेक्स्ट चलते हैं। अब हम बात करेंगे फ़ेल और उसकी इकसाम की। फ़ेल वो कलमा जिसमें किसी काम का करना या होना ज़माने के लिहाज से पाया जाए, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, जैसे सोता है, सोएगा, खाएगा, खाता है, पीता है वगैरह, ठीक है।
इसकी इकसाम की बात करें तो बनावट के लिहाज से फ़ेल की इकसाम की बात करते हैं। सबसे पहली किस्म उसकी है फ़ेल लाजिम। फ़ेल लाजिम वो फ़ेल होता है जो सिर्फ फ़ाइल के साथ मिलकर बात मुकम्मल कर दे। ठीक है, फ़ाइल के साथ मिलकर बात मुकम्मल कर दे। फ़ाइल यानी जिसके बारे में बात की जा रही है। मसलन इमरान जागा, तारिक सोया, खरगोश दौड़ा, सलमान बैठा, बच्चा रोया, इरफान आया वगैरह। इन जुमलों में अगर हम देखें तो जागा, सोया, दौड़ा, बैठा, रोया और आया ये फ़ेल लाजिम हैं जो किसके साथ यूज़ हुए? फ़ाइल के। और फ़ाइल यहाँ पे कौन कौन से हैं? इमरान, तारिक, खरगोश, सलमान, बच्चा, इरफान वगैरह। इसके बाद फ़ेल मतअदी है। फ़ेल मतअदी का क्या मतलब है कि ऐसा फ़ेल जो मुकम्मल होने के लिए फ़ाइल के अलावा मफ़ऊल की भी ज़रूरत महसूस करे, यानी इनमें ना सिर्फ फ़ाइल बल्कि मफ़ऊल भी आना चाहिए। ठीक है, सारा ने नमाज पढ़ी, हामिद ने खत लिखा, इमरान ने खाना खाया, अनीला ने दूध पिया, इरफान ने किताब खरीदी। इन जुमलों में पढ़ी, लिखा, खाया, पिया, खरीदी ये तो हमारे पास हो गए फ़ेल मतअदी। उसके बाद इमरान, हामिद, सारा, अनीला, इरफान ये हो गए फ़ाइल। उसके बाद नमाज, खत, खाना, दूध, किताब ये हमारे पास मफ़ऊल हो गए। ठीक है, उसके बाद तीसरी इसकी किस्म है फ़ेल मस्बत। फ़ेल मस्बत वो जुमले हैं जिसमें किसी काम के करने या होने का जिक्र किया गया हो, जैसे हिना ने नमाज पढ़ी। इनको हम पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंसेस इंग्लिश में कहते हैं। इरफान स्कूल गया, इमरान ने सैर की, सीमा ने खत लिखा। फ़ेल मनफ़ी की अगर हम बात करें तो इसमें फ़ेल मनफ़ी या मनफ़ी जुमले वो जुमले होते हैं जिसमें किसी काम के ना करने या ना होने का जिक्र किया गया हो, यानी नेगेटिव की बात हो रही है जिसमें ना आ जाए। ठीक है, हिना ने नमाज नहीं पढ़ी, इरफान स्कूल नहीं गया, इमरान ने सैर नहीं की, सीमा ने खत नहीं लिखा वगैरह। उसके बाद ज़माने के लिहाज से, ठीक है, ज़माने के लिहाज से भी फ़ेल की इकसाम है। यहाँ भी हमारे पास दो चीज़ें कवर हो गई। एक वो ये कि फ़ेल की इकसाम में ये आ गया, दूसरा ज़माने का एक अलग से टॉपिक भी था हमारा, तो वो भी इसी में कवर हो जाएगा। फ़ेल हाल, जिसमें किसी काम का करना, होना या सहना मौजूदा ज़माने में पाया जाए, इसे फ़ेल हाल कहते हैं। यानी प्रेजेंट की बात की जाए, अभी की बात की जाए तो वो होगा फ़ेल हाल। जैसे असलम खाना खा रहा है, अभी खा रहा है ना। सलीम खेल खेल रहा है, असलम खाना खा रहा है। ताहिर पौधा लगा रहा है, सलमा फर्श धो रही है। ठीक है, इसमें खा रहा है, खेल रहा है, लगा रहा है, धो रही है, ये फ़ेल हाल हैं। उसके बाद फ़ेल माजी की अगर बात करें तो वो फ़ेल जिसमें किसी काम का करना, होना या सहना गुज़रे हुए ज़माने में पाया जाए, यानी पास्ट की बात हो रही है, जो गुज़र गया उसकी बात हो रही है, तो वो होगा फ़ेल माजी। इसमें इरफान ने चाय पी, पहले ही पी ली, इमरान ने काम किया, अदनान दौड़ा, अनीला ने खत लिखा, अख्तर स्कूल गया। इन जुमलों में चाय पी, काम किया, दौड़ा, लिखा, गया ये सारे फ़ेल माजी हैं। तीसरा फ़ेल हमारे पास है फ़ेल मुस्तकबिल। वो फ़ेल जिसमें किसी काम का करना, होना या सहना आने वाले ज़माने में पाया जाए, उसे फ़ेल मुस्तकबिल कहते हैं। आने वाले कल की बात हो रही है, फ्यूचर की बात हो रही है। जैसे तनवीर कल कराची जाएगा, गा आ गया। ठीक है, अफजल क्रिकेट खेलेगा, फसी फूल तोड़ेगा, सीमा खत लिखेगी, किसान फसल काटेगा। इन जुमलों में जाएगा, खेलेगा, तोड़ेगा, लिखेगी, काटेगा फ़ेल मुस्तकबिल हैं। अब हम बात करेंगे हर्फ और उसकी इकसाम की। हर्फ उस कलमे को कहते हैं जो ना तो किसी चीज़ का नाम हो और ना ही किसी काम के मानी दे, यानी फ़ेल के मानी दे, बल्कि दो इसमों का आपस में मिलाने या इसम और फ़ेल को आपस में मिलाने या जोड़ने के लिए इस्तेमाल हो। जैसे की, का, के, को, तक, पर, से वगैरह। इसकी काफ़ी सारी टाइप्स हैं, किस्में हैं, उनकी अब हम वन बाय वन बात करते हैं। हरूफ जार, हरूफ जार वो हरूफ होते हैं जो किसी इस्म को फ़ेल के साथ मिलाते हैं।
اسم کو فعل کے ساتھ، جیسے کاغذ اور پینسل میز پر رکھ دو، اس میں پر جو ہے وہ حرف جار ہے. اس میں کا، کے، کی، کو، تک، پر، سے، تلک، اوپر، نیچے، پہ، درمیان، ساتھ، اندر، باہر وغیرہ استعمال ہوتے ہیں. یہ سارے حروف جار ہیں. اس کے بعد حروف عطف کی بات کریں تو یہ وہ حروف ہوتے ہیں جو دو اسموں یا دو جملوں کو آپس میں ملانے کے لیے استعمال ہوتی ہیں. جیسے قلم اور دوات میز پر رکھ دو، ہنا کھانا کھا کر سکول گئی. ان جملوں میں اور مطلب قلم اور دوات، ٹھیک ہے، قلم اور دوات کے درمیان میں آیا. اس کے بعد ہنا کھانا کھا سکول گئی، ان دونوں کے درمیان میں کر آیا، تو یہ دونوں حروف عطف ہیں. اردو میں حروف عطف اور، واو، نیز، پھر، بھی وغیرہ یہ استعمال ہوتے ہیں. اس کے بعد حروف شرط ہے. حروف شرط وہ حروف ہوتے ہیں جو شرط کے موقع پر بولا جائیں. نام سے ہی ظاہر ہو رہا ہے نا، شرط کے موقع پر بولے جائیں. جیسے اگر وہ تیز چلتا تو وقت پر پہنچ جاتا. اس میں جو اگر ہے وہ حرف شرط ہے. اس میں باقی جو ہیں اگرچہ، اگر، گر، جوں، جوں ہی، جب، جب تک، ٹھیک ہے، تو یہ سارے جو ہیں یہ ہمارے پاس حروف شرط ہیں. اس کے بعد حروف ندا کی بات کی جائے تو یہ کسی اسم کو پکارنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے ارے بھائی جب تک محنت نہیں کرو گے کامیاب نہیں ہو سکو گے. اس جملے میں جو ارے ہے نا یہ حرف ندا ہے، بلانے کے لیے استعمال ہو رہا ہے نا. اسی طرح سے ارے استعمال ہوتا ہے ابے، او، اچھی وغیرہ، یہ حرف ندا ہیں. اس کے بعد حروف تعصف کی بات کریں تو یہ وہ حروف ہیں جو افسوس یا تعصف کے موقع پر بولے جاتے ہیں. مثلاً افسوس، انسان غفلت کا شکار ہو گیا ہے. اس میں جو افسوس ہے یہ حرف تعصف ہے. اس میں اور جو ہے بات کریں تو صد افسوس، ہائے، 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 وائے، اف، افو، حسرتن، وسرتن وغیرہ آتا ہے. اسی طرح حروف تشبیہ کی بات کی جائے تو جو ایک چیز کو دوسری چیز کی مانند قرار دینے کے لیے استعمال ہوں وہ حروف تشبیہ کہلاتے ہیں. جیسے شیر کی مانند بہادر، موتی جیسے دانت، برف کی طرح ٹھنڈا. ان جملوں میں مانند، جیسے، طرح حروف تشبیہ ہیں. اردو کے حروف تشبیہ ہمارے پاس مثل، مانند، طرح، جیسا، سا، جوں، ہو بہو، عین بین وغیرہ ہیں. اس کے بعد حروف اضافت کی بات کریں تو یہ وہ حروف ہوتے ہیں جو صرف اسموں کے باہمی تعلق یا لگاؤ کو ظاہر کرتے ہیں. ٹھیک ہے، مضاف، مضاف الیہ، اور حروف اضافت کے ملنے سے مرکب اضافی بنتا ہے. مثلاً اسلم کا بھائی، ہینا کی کتاب، باغ کے پھول. ان جملوں میں کا، کی، کے حروف اضافت ہیں. ٹھیک ہے، یہی ہمارے پاس حروف اضافت استعمال ہوتے ہیں. اس کے بعد حروف استفہام کی بات کریں تو یہ ان حروف کو کہتے ہیں جو کچھ پوچھنے یا سوال کرنے کے موقع پر بولے جاتے ہیں. مثلاً احمد تم کب بازار جاؤ گے. اس جملے میں کب جو ہے وہ حرف استفہام ہے. اس میں اور جو لفظوں کی بات کریں تو کیا، کب، کون، کیوں، کہاں، کس کا، کس کو، کس کے، کیسا، کیسے، کیسی، کتنا، کتنی، کتنے، کیونکہ، کس لیے وغیرہ آتا ہے. اس کے بعد حروف تحسین کی بات کریں تو یہ وہ حروف ہوتے ہیں جو کسی چیز کی تعریف کے موقع پر بولے جاتے ہیں. جیسے سبحان اللہ، کتنا پیارا موسم ہے. اس جملے میں جو سبحان اللہ ہے وہ حرف تحسین ہے. باقی حرف تحسین کی اگر بات کروں تو یہاں پہ مرحبا، سبحان اللہ، شاباش، آفرین، خوب، خوب، بہت اچھا، واہ واہ، اللہ اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ، آہا وغیرہ آتے ہیں. حروف نفرین کی بات کریں تو یہ ایسے حروف ہوتے ہیں جو نفرت یا ملامت کے لیے بولے جاتے ہیں. جیسے جھوٹوں پر اللہ کی ہزار لعنت. اس جملے میں جو ہزار لعنت ہے یہ حرف نفرین ہے. اردو کے باقی اگر بات کریں تو لعنت، ہزار لعنت، تو پھٹکار ہے، اک، تھو، چھی چھی وغیرہ حروف نفرین ہیں. اب ہم بات کریں گے واحد جمع کی. جیسے کہ ہم نے پہلے بات کی کہ واحد جمع یہ گنتی کے لحاظ سے اسم کی اقسام ہیں. تو واحد وہ اسم جو کسی
सिर्फ एक अदद को जाहिर करे, वाहिद हो गया मकान, तोता, दवा वगैरह, और जमा वो जो एक से ज़्यादा तादाद को जाहिर करे, जैसे मकानात, तहाइफ, अदविया, मदारस, मसाजिद वगैरह। वाहिद से जमा बनाने के लिए, अब देखिए मैं यहाँ पे आपको कुछ बने बनाए वाहिद जमा नहीं दूंगी रटने के लिए कि जी ये रट लो और बस। वो हम करते थे जब छोटे थे, हम 5-6 से वो करते आ रहे हैं। अब हम CSS अटेम्प्ट करने लगे हैं, कंपेटिटिव एग्ज़ाम, इसमें हमने वो काम नहीं करना, हमने जस्ट रूल याद रखने हैं ताकि कोई भी हमारे सामने लफ्ज़ आता है तो हम उसे आसानी से जमा बना सकें उसकी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मुज़क्कर इस्म है तो उनके लिए पहले कुछ असूलों की बात करते हैं। पहला है कि अगर इस्म के आखिर में अलिफ या फिर हा हो तो ऐसी सूरत में इसे याए मजहूल ये से बदल देते हैं। मतलब अलिफ या हे की जगह ये बड़ी ये जो है ये लगा देते हैं। जैसे घोड़ा अगर है अलिफ एंड पे तो घोड़े बन गया, कुत्ता है अलिफ एंड पे तो कुत्ते बन गया, कौवा से कव्वे, बंदा हाँ यहाँ पे एंड पे है तो ये भी बंदे बन गया, लड़का से लड़के, पर्दा से पर्दे, अस्तहा से अस्तहे वगैरह। इसी तरह दूसरा रूल, अगर इस्म के आखिर में अलिफ और नून गुन्ना हो तो फिर इस सूरत में हमज़ा ये और नून गुन्ना से बदल देते हैं। जैसे धुआं से धुएं, कुआं से कुएं वगैरह। ठीक है, तीसरी यहाँ पे और आखिरी इसका मुज़क्कर के हिसाब से जो रूल है, जो असूल है, जो कवायद हैं, वो है कि जिन इस्मों के आखिर में वो ऊपर वाली अलामतें कोई भी नहीं है, मतलब अलिफ हा या भी नहीं है और नून गुन्ना भी नहीं है, तो उनके वाहिद जमा की सूरत एक जैसी रहती है। ठीक है, जैसे दरख्त हरा हो गया या दरख्त हरे हो गए, दरख्त सेम रहा ना, शहर आबाद हो गया या शहर आबाद हो गए, सेम रहे। डाकू मारा गया ये डाकू मारे गए, सेम रहे ना। ठीक है, तो ऐसी सूरत में ये सेम रहेंगे। या अगर अलबत्ता मजरूर या अगर मफऊल की जगह पे ये इस्तेमाल हो रही हैं तो फिर दरख्त की जमा दरख्तों और शहर की जमा शहरों भी इस्तेमाल होती है। लेकिन कॉमन यही चीज़ है कि अगर वो पिछले रूल्स वाली बात नहीं है तो सेम ही उनकी कंडीशन रहेगी। उसके बाद अगर मोनस हो तो मोनस को कैसे चेंज करेंगे ये बात करते हैं। अगर इसम के आखिर में या हो तो ऐसी सूरत में सिर्फ नून गुन्ना, और अगर याए हो तो छोटी ये, ठीक है, मतलब छोटी ये हो तो उसकी जगह अलिफ और नून गुन्ना आता है। हम मोनस की बात करें, मुज़क्कर में या था तो हमने बड़ी ये लगाया, और अगर मोनस में है तो इसमें हम लगाएंगे नून गुन्ना। ठीक है, तो जैसे चिड़िया से चिड़ियाँ, कहानी से कहानियाँ, लड़की से लड़कियाँ, गुड़िया से गुड़ियाँ वगैरह। अगर इस्म के आखिर में नून हो तो या और नून गुन्ना लगा देंगे, और अगर वाव या अलिफ हो तो हमज़ा ये और नून गुन्ना लगा देंगे। जैसे दुल्हन से दुल्हने, पड़ोसन से पड़ोसने, आरजू से आरजुएँ, दवा से दवाएं, खुशबू से खुशबुएँ, घटा से घटाएं वगैरह। उसके बाद यहाँ पे ये तीसरा रूल है कि बाज़ इस्मों के आखिर में ये और नून गुन्ना का इजाफा कर देने से जमा बन जाती है। ठीक है, ये और नून गुन्ना लगा देना जमा बन जाएगी। जैसे किताब है तो किताबें, खबर से खबरें, ठीक है, मेज़ से मेज़ें, औरत से औरतें, भैंस से भैंसें, गाय से गायें, भेड़ से भेड़ें वगैरह। ठीक है, ये थी इसके रूल्स। अब हमने जो बात करनी है इट शुड बी मुज़क्कर और मोनस। ठीक है, मुज़क्कर मोनस की बात करेंगे। यहाँ पे हमने पहले भी देखा था कि ये जिन्स के लिहाज से इस्म की इक़साम हैं। तो मुज़क्कर वो जो नर के लिए इस्तेमाल हो, जैसे मर्द, बादशाह, बेटा वगैरह, और मोनस वो जो मादा के लिए इस्तेमाल हो, जैसे औरत, बहन, बेटी वगैरह। यहाँ पे भी हम असूल ही देखेंगे कि मुज़क्कर और मोनस के कुछ बुनियादी असूल हैं। वो क्या हैं कि तमाम दिनों और महीनों के नाम, जितने भी दिन और महीनों के नाम हैं वो हमेशा मुज़क्कर होंगे, लेकिन एक कंडीशन है, जुमेरात मोनस है। जुमेरात के अलावा जितने भी दिन और महीनों के नाम हैं सब मुज़क्कर हैं। तमाम आवाज़ें मोनस हैं, जैसे साईं साईं, काएँ काएँ, मैं, ये जो आवाज़ें हैं ना सारी ये मोनस हैं। उसके बाद ज़बानों के नाम हमेशा मोनस होते हैं, हमेशा।
اردو، عربی، فارسی، انگریزی، فرانسیسی، پنجابی، سندھی، پشتو، بلوچی، سرائکی اور ہندکو وغیرہ، مطلب جتنی بھی زبانیں ہیں وہ ساری مونس ہوں گی. ٹھیک ہے. تمام نمازوں کے نام جو ہیں وہ مونس ہیں. فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، نماز جنازہ اور نماز قضا سارے مونس ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد دھاتوں اور جو جواہرات ہوتے ہیں ان کے نام مذکر ہوتے ہیں، جیسے سونا، لوہا، تانبا، پیتل، ہیرا. ٹھیک ہے. یہ سارے مذکر ہوں گے. لیکن یہاں پہ بھی ایکسیپشن ہے کہ چاندی اور جو کلی ہے یہ مونس ہیں. اس کے بعد تمام سیاروں کے نام مذکر ہیں، جتنے بھی سیارے ہیں، مریخ، عطارد، زحل اور مشتری. لیکن یہاں پہ کنڈیشن کیا ہے کہ جو ہماری زمین ہے وہ مونس ہے. زمین کے علاوہ جتنے بھی سیارے سارے مذکر. تمام پہاڑوں، سمندروں اور دریاؤں کے نام مذکر ہیں. تمام پہاڑوں، سمندروں اور دریاؤں کے نام مذکر ہیں. لیکن یہاں پہ کیا کنڈیشن ہے کہ گنگا اور جمنا صرف یہ ایک واحد نام ہے جو مونس ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کسی بھی پہاڑ کی بات ہو رہی ہے، K2، ماؤنٹ ایوریسٹ جو بھی ہے، اور کسی بھی ہمارے پاس سمندر یا دریا کی بات ہو رہی ہے تو وہ مذکر ہوں گے. تمام ملکوں، شہروں اور برے اعظموں کے نام مذکر ہیں. ملکوں، شہروں اور برے اعظموں کے نام مذکر ہیں، جیسے پاکستان، لاہور اور ایشیا. لیکن یہاں پہ جو دلی بولا جاتا ہے نا، دلی، یہ اسے مونس بولا جاتا ہے، لیکن جہاں پہ دہلی یوز ہوتا ہے وہ اسے مذکر ہی بولتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ ہمارے پاس مذکر اور مونس کے اصول ہو گئے. اب بات کریں گے مترادف الفاظ کی. یہ کیا ہوتے ہیں؟ مترادف الفاظ سے مراد وہ الفاظ ہوتے ہیں جو لکھنے میں تو مختلف ہوں مگر ان کے معنی ایک ہی ہوں یا تقریباً ایک جیسی ہوں. یہ الفاظ ایک دوسرے کے مترادف ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. کسی بھی فقرے میں کوئی بھی مترادف الفاظ استعمال کیا جائے مطلب ایک ہی رہتا ہے. ٹھیک ہے. مترادف یعنی جسے ہم سینونیم بھی بولتے ہیں کہ سیم مطلب ہو، ایک ہی ان کا مطلب ہو. کچھ ایگزامپلز آپ کے سامنے شیئر کرتی ہوں. جیسے یہ اللہ، معبود، دونوں مترادف ہیں. گلستان یا گلزار دونوں مترادف ہیں. کمزور یا لاغر دونوں مترادف ہیں، مطلب دونوں سیم ہی میننگ دے رہے ہیں نا. چشم یا دیدہ یا عین دونوں مترادف ہیں. راستہ یا جادہ سیم ہیں. عالم یا کائنات سیم ہیں. عالم یہاں پہ ہوگا، یہ عالم نہیں ہوگا. آنکھ یا دیدہ سیم ہیں. فردوس یا خلد سیم ہیں. دن یا یوم سیم ہیں. یہ دونوں سیم میننگس دیتے ہیں، دونوں آپس میں مترادف ہیں. تو کوئی بھی لفظ آپ کے سامنے آتا ہے، ہم یہاں پہ لفظوں کا رٹا نہیں لگائیں گے، کریمنگ ہرگز نہیں کریں گے. آپ کو پتہ چلا کہ مترادف کیا ہیں. آپ کے سامنے کوئی بھی ایک MCQs، ایک یا دو زیادہ سے زیادہ آ سکتے ہیں، آتا ہے کہ مترادف اس میں سے بتائیں، تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی باقی ووکیبلری پہ. تو یہ روزمرہ زیادہ سے زیادہ اخبار وغیرہ پڑھنے سے ووکیبلری بڑھتی ہے، تو اس سے آپ کو لفظوں کی پہچان ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اس میں کبھی بھی رٹا مت لگائیے گا. اس کے بعد متضاد الفاظ. متضاد الفاظ کیا ہوتے ہیں؟ ان سے مراد ایسے الفاظ جو ایک دوسرے کے ضد ہوں، یعنی ایک دوسرے کے الٹ ہوں. مترادف جو ہم معنی ہوں اور جو متضاد ہیں وہ ایک دوسرے کے الٹ ہوتے ہیں. جیسے آباد، برباد، ابد، ازل، امن، جنگ، آزاد، غلام، اتار چڑھاؤ، بحر، بر، آزادی، غلامی، ادنا، اعلیٰ، بری، بحری. تو یہاں پہ آپ کو پتہ چلا کہ یہ سارے ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں، مطلب بالکل ہی الٹ بات کی جا رہی ہے. تو یہ ہے متضاد. متضاد کے بھی یہاں پہ رٹے نہیں مارنے. آپ کو پتہ چلا متضاد کیا ہے. اور نیکسٹ کوئی بھی MCQs آتا ہے تو وہاں پہ آپ نے MCQs جو آپشنز ہیں ان کو دیکھتے ہوئے متضاد چوز کر لینا ہے. اب یہاں پہ ہم ایک آخری ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں جو کہ ہے اردو جملے لکھتے ہوئے کی جانے والی 9 بڑی غلطیاں. اب یہاں پہ آپ سوچیں گے کہ یہ تو ہم نے سلیبس میں پڑھا ہی نہیں. ٹھیک ہے. مطلب سلیبس میں تو مینشن نہیں تھا، تو جو جملے کی ساخت مینشن تھی اس کے MCQs اسی طرح کے آتے ہیں کہ اس میں کوئی نہ کوئی مسٹیک کی ہوئی ہو. ٹھیک ہے. سینٹینس میں، اور بتائیں کہ وہ آپ سے پوچھیں کہ کیا مسٹیک کی گئی ہے. ٹھیک ہے. تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ ہم اس میں دیکھیں گے. 9 غلطیاں آپ نے ان کو اوائڈ کرنا ہے، اور اگر آپ کے پاس MCQs آتے ہیں تو ان میں سے کوئی ایک غلطی ہوگی، اسے دور کرنا ہے تو آپ کا جو سینٹینس ہے وہ کریکٹ ہو جائے گا. اردو کے مرکب الفاظ الگ الگ کر کے لکھنے چاہیے. ٹھیک ہے. ان کے درمیان میں اسپیس چھوڑا جانا چاہیے. جیسے چونکہ،
अक्सर लोग ऐसे लिखते हैं ना, चूंकि, लेकिन इन्हें अलग अलग करके लिखना इज़ अ गुड प्रैक्टिस। चनाचा, इसे भी अलग करके लिखना चाहिए। क्योंकि, हालांकि, के लिए को तो हमारी प्रैक्टिस ही यही है कि हम इस तरह से लिखते हैं, हालांकि ऐसे नहीं लिखना चाहिए। इसलिए, इसको ये भी बहुत कॉमन है, हम ये यूज़ कर रहे होते हैं। आपको, आपकी, उनको, उनकी, तो ये चीज़ें आपने नेक्स्ट टाइम माइंड में रखनी है। सेकंड, उर्दू लिखते हुए हमें यकसा आवाज़ मगर मुख्तलिफ अमले के अल्फाज का ख्याल रखना चाहिए। ठीक है, हमें अमला का ख्याल रखना है ना, मतलब हमें आवाज़ तो उनकी सेम ही होती है, हमें सेम हम उन्हें प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन उनको लिखने का जो तरीका होता है वो मुख्तलिफ होता है, और मुख्तलिफ तरीका जो होता है वो उसकी पूरी जो है वो बात बदल के रख देता है। जैसे के और के सेम है लेकिन लिखने में फ़र्क देखें, सही और सही फ़र्क देखें, सदा और सदा, और आपको पता है इन दोनों के मानी जो हैं वो बहुत डिफरेंट हैं। नज़र और नज़र, हामी और हामी, सूरत और सूरत, मार्का और मार्का, कारी और कारी, जाना और जाना वगैरह। ठीक है, ये नेक्स्ट टाइम आपने ख्याल रखना है। तीसरा, उर्दू का अहम ज़ख़ीरा अल्फाज फ़ारसी के अलावा हमें अरबी से बहुत ज़्यादा आता है। ठीक है, तो जिसमें बहुत सी तरकीब भी अरबी की हैं, तो इनके लिखते हुए इनके अमला का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो जिसमें बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कुछ लफ्ज़ जो होते हैं वो खामोश होते हैं, यानी साइलेंट होते हैं। जैसे बिल्कुल, इसमें अलिफ तो साइलेंट है। ठीक है, तो ज़्यादातर अलिफ ही खामोश होता है। बिलखसूस, बिलफ़र्स, बिलघर्स, तो इसमें अलिफ साइलेंट आया, तो ये आपने, ऐसा नहीं है कि आपने ये अलिफ को हटा देना है, लिखना लाजमी है। उसके बाद चौथा, ज़ेर वाले मरकब अल्फाज जैसे जानेमन, ना कि जानेमन, इस तरह नहीं लिखना, जाने जा ना कि जाने जा, शान कराची ना कि शान कराची, फ़ख्रे पंजाब ना कि इस तरह से फ़ख्रे पंजाब, अहले मोहल्ला ना कि अहले मोहल्ला वगैरह। ये भी जो गलती है इसे दुरुस्त करना ज़रूरी है। मतलब उनकी जो असल इमला है वो तो ज़ेर के साथ है ना, तो आप ज़ेर का ही इस्तेमाल करें बजाय दूसरी तरह लिखने के। उसके बाद अपने जुमलों में मुस्तकबिल के बारे में गुफ्तगू करते हुए कर देना है नहीं बल्कि कर देंगे लिखना चाहिए। ठीक है, मतलब हमने ये कर देना है, नहीं हम ये करेंगे या कर देंगे। ठीक है, अब तुम आ गए हो तो तुम बोल बोल के मेरे सर में दर्द कर दोगे। ठीक है, ना कि आपने ये कहना है कि तुम बोल बोल के मेरे सर में दर्द कर देना है। ठीक है, अब टीचर आ गए हैं तो तुम किताब खोलकर पढ़ने की अदाकारी शुरू कर दोगे, ये करेक्ट है, ना कि अदाकारी शुरू कर देनी है, ये आपने नहीं बोलना। ठीक है, या नहीं लिखना। उर्दू के जो महमल अल्फाज हैं उसमें शीन का नहीं बल्कि वाव का इस्तेमाल किया जाता है। महमल यानी जो जिनका कोई मतलब नहीं होता लेकिन जस्ट यूज़ होते हैं। जैसे किताब विताब, इसे इस तरह कहा जाता है, ना कि किताब शिताब। हम आम लफ्ज़ों में आम जो है हम बोल रहे होते हैं किताब शिताब, हालांकि इसको बोलना है तो किताब विताब बोलें। क्लास वलास बोलें, क्लास शलास नहीं। स्कूल वकूल बोलें, स्कूल शकूल नहीं। पढ़ाई वढ़ाई बोलें, पढ़ाई शढ़ाई नहीं। आदत वादत बोलें, आदत शादत या ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, तो ये करेक्शन कर लें। उसके बाद उर्दू में दो ज़बर यानी जिसे तनवीन भी कहा जाता है वाले लफ्ज़ों को दुरुस्त लिखना चाहिए। दो ज़बर लाजमी लगाने हैं क्योंकि दो ज़बर हमारे पास जो हैं वो मिलकर नून की आवाज़ देते हैं। जैसे तकरीबन, अंदाज़न, आदतन, इसलन, नस्लन, ज़ाहिरन, मजाजन वगैरह। अगला देखें तो किसी भी लफ्ज़ के अमले में नून और बे जहाँ मिलते हैं वहाँ मीम की आवाज़ आती है। जहाँ भी नून और बे जो है वो इकट्ठा लिखा जाएगा आवाज़ में मीम की आती है, लेकिन आपने ख्याल ये रखना है कि लिखते हुए नून और बे ही लिखे जाने चाहिए, ये ना हो कि आप मीम लगा दो। ठीक है, जैसे अंबार, मीम बोल रहे हैं लेकिन लिखना ऐसे ही है। मिंबर, अम्बो, अम्बाला, इस्तंबुल, अम्बिया, संभल, संभाल, अचंबा, अम्बरीन, संबल वगैरह। ठीक है, लास्ट रूल की बात करते हैं। उर्दू के उन अल्फाज की दुरुस्ती मलहूज़ रखना चाहिए जो अलिफ की आवाज़ देते हैं, लेकिन किसी के आखिर में हे है और किसी के आखिर में अलिफ। ठीक है, मतलब
अक्सर जो होते हैं आवाज़ अलिफ की आ रही होती है, लेकिन कुछ के आखिर में हे लगा हुआ होता है, कुछ के आखिर में अलिफ लगा हुआ होता है। तो इन्हें लिखते हुए भी गलती नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि अगर गलती की तो इसके मानी में ज़मीन आसमान का फ़र्क पैदा हो जाएगा। जैसे गिला और गिला दोनों में बहुत डिफरेंस है, पैसा और पैसा, जन और जन, दाना और दाना वगैरह वगैरह, इनमें बहुत डिफरेंस है। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना है, ठीक है। अब मैं आपको एक दफ़ा यहाँ पे दिखा दूँ सिलेबस अगेन कि क्या हमने कवर किया। अब आप खुद देखें, सर्फ़ व नहू हमने देखा, एग्जैक्टली बिल्कुल देखा, ठीक है। उसके बाद इक़साम कलमा या इज्ज़ाए कलाम देखा, बिल्कुल देखा। तरकीबी फ़ेल, ठीक है, फ़ेल की जो वो टाइप्स वगैरह पढ़ी, बिल्कुल पढ़ी हैं। ज़माने पढ़े हैं। वाहिद जमा किया है। जुमले की साख्त बताई है मैंने आपको। मुज़क्कर मोनस हो गया। मुतरादिफ अल्फाज हो गया। मतज़ाद अल्फाज हो गया, ठीक है। तर्जमा रह गया। तर्जमा का क्या है कि इसमें तर्जमे में इस तरह से होता है कि इंग्लिश के कोई लफ्ज़ या कोई जुमला दिया जाता है या उर्दू का लिखा जाता है और कहा जाता है, ऑप्शन इंग्लिश में होते हैं कि इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करें, या अगर उर्दू में दिया गया है तो इंग्लिश में उसका मतलब बताना है, और अगर इंग्लिश में दिया गया है तो उर्दू में उसका मतलब बताना है, ठीक है। तो इस तरह तो अल्फाज तो काफ़ी सारे हैं ना, लेकिन हम इसमें जो है वो बहुत सारा टाइम जो है ऐसा रट्टे नहीं लगाएंगे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट हैं वो मैं आपको इंशाल्लाह पास्ट पेपर्स के साथ बता दूंगी, ताकि आप उनको याद कर लें, ठीक है, और नेक्स्ट आपको MCQs चूज़ करने में आसानी हो। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आ जाता है बाकी सारी चीज़ें जहाँ तक थी, तो वो हमने इसमें सारी चीज़ें ही कवर कर ली हैं। सो आई होप कि ये सारी चीज़ें समझ आ गई हैं, और अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो वो फिर मुझसे बाद में पूछ लें। दैट्स इट, थैंक यू।